तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 6। तो उदाहरण 6 में अनुच्छेद 4.1 में एक सवाल दिया गया था, उसको हल करने के लिए बोला गया है। तो इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, एक प्रार्थना कक्ष को बनाना है, लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग मीटर। इन्होंने कहा है कि जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। मतलब अगर लंबाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई का पता होना जरूरी है, क्योंकि चौड़ाई पता होगी तभी तो उसमें 2 का गुणा करोगे, क्योंकि 2 गुने यानी 2 का गुणा करोगे और फिर उसमें 1 जोड़ोगे तो लंबाई पता चल जाएगी। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो देखो, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई हमें पता करना है। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे, जबकि लंबाई को x मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लंबाई तो अपने आप ही पता चलेगी जब चौड़ाई पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जिसकी लंबाई किस पे निर्भर कर रही है? उसकी चौड़ाई पे, है ना। अगर उसकी चौड़ाई को x मान लें तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जैसे हमने अगर चौड़ाई को x मान लिया, ठीक है, अगर हमने चौड़ाई को क्या मान लिया? x मान लिया, तो चौड़ाई में हम 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक, यानी अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस, और 1 उसमें हम जोड़ देंगे तो यही तो हमारी लंबाई हो जाएगी ना। लंबाई को x मानने की जरूरत नहीं है, लंबाई तो डिपेंड करती है ना चौड़ाई पे, सवाल के अनुसार। तो बस शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी कि माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x है तो लंबाई प्रश्नानुसार इतनी होगी, 2x + 1। तो फिर शुरुआत कैसे होगी? चलिए करते हैं सवाल को। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट्स भी बनाते जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे और समझ में भी आएगा। बाकी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में तो मिल ही रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक करना। तो लिखेंगे माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, ठीक है। अब तो नहीं है ना डाउट कि लंबाई क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, सबसे पहले चौड़ाई लिखना है और चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। मीटर क्यों लिखा हमने? हमें कैसे पता चला मीटर है? सवाल में लिखा ना मीटर, देखो 300 वर्ग मीटर। तो जब क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो लंबाई चौड़ाई मीटर में होनी चाहिए। तो प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। तो फिर तो शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ तो मतलब कोई शर्त है प्रश्न से। तो लंबाई जो बनेगी, तो प्रार्थना कक्ष की लंबाई, बहुत अच्छे से लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, कोई गलती नहीं करनी है। तो प्रार्थना कक्ष की लंबाई बताओ क्या होगी? लंबाई के बारे में क्या बताया है क्वेश्चन में? कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने। तो चौड़ाई तो x है, तो चौड़ाई का क्या कर दो? 2 गुना कर दो, और 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो अधिक मतलब प्लस, और कम होती तो माइनस कर देते। तो +1, और ये हो जाएगी आपकी लंबाई, और ये भी किस में आएगी? मीटर में आएगी। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्यों लिख रहे हैं प्रश्नानुसार? क्योंकि आगे 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल दिया गया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, फिर आगे लिखेंगे प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल। यही दिया गया है ना, प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल कितना दिया गया है बताओ? प्रार्थना कक्ष का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 300 वर्ग मीटर। 300 वर्ग मीटर, ठीक है, लिख लोगे इतना। तो ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल प्रार्थना कक्ष का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। तो लिखेंगे प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई से पता चलेगा। जब लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। अब बराबर 300 ज्यों का त्यों, वर्ग मीटर छोड़ दो, अभी मत लिखो। अब लंबाई कितनी है? 2x + 1, तो लिख लिया यहाँ पे 2x + 1। और चौड़ाई कितनी है? x है, तो x लिख लिया एक कोष्टक में, और बराबर कितना है? 300।
अब देखो आगे, x का गुणा 2x में भी होगा और x का गुणा 1 में भी होगा। तो पहले x का 2x में, तो 2x वर्ग हो जाएगा, क्योंकि x का x में होगा तो x वर्ग, और दो ज्यों का त्यों। और x का गुणा 1 में होगा तो x आएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 300। अब 300 का इस तरफ पक्षांतर कर लो ताकि बराबर में 0 आ जाए। तो 2x वर्ग प्लस का x और माइनस का 300 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको तोड़ना पड़ेगा गुणनखंड विधि से, तो यहाँ से फिर से दिमाग लगेगा। तो गुणनखंड विधि में होता क्या है, सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करेंगे, तो 300 दूनी 600। अब ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 600 आता हो और उनके बीच में अंतर एक का अंतर होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम पे बनता नहीं है, तो एक तरीका और है, जब बड़ी संख्या आ जाए तो आप गुणनखंड भी तोड़ सकते हो। जैसे 2 से भाग दे दो 300 आ जाएगा, फिर 2 से दे दो आधे कर दो 150 आ जाएगा, फिर 2 से कर दो तो कितना आ जाएगा 75, क्योंकि 75 दूनी 150 होते हैं। फिर आप 5 से कर दो तो 15 पौने 75 होते हैं, फिर 5 से कर दो तो 5 तिया 15, फिर 3 से कर दो 3 एकम 3। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये तो रफ में कर रहे हैं अपन। तो 600 के गुणनखंड तोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, गुणा गुणा करके एक जोड़ी बनानी है। जैसे 5 25 की एक जोड़ी बना दो, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, है ना। तो 24 और 25 में 25 गुणित 24 करेंगे तो 600 ही आएगा, क्योंकि उसी के गुणनखंड है। 5 गुणित 5 की जोड़ी बन गई, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, 5 25। और बाकी जो बचा हिस्सा है यहाँ पे 8 हो गया, और ये 3 है तो 8 तिया कितना हो गया 24। यानी 25 में 24 का गुणा करेंगे तो 600 आएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर धन का 25 कर देंगे और ऋण का 24 कर देंगे तो एक धन का बचेगा, धन का 1x बचेगा। यानी धन का 25x कर दो और माइनस का 24x कर दो, तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो हमने लिखा 2x वर्ग प्लस का 25x कर दिया और माइनस का कर दिया 24x, ठीक है, और माइनस में कितना कर दिया 300, और बराबर 0। ऐसा गुणनखंड विधि का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब बड़ी संख्या होगी, तो हम जोड़ी बना बना के ट्राई करेंगे कि किस में हमारी बीच की संख्या आ रही है जो कि 1 का अंतर हो। तो हमने एक जोड़ी बनाई जिसमें 1 का अंतर था, ये 5 25 और ये 24, इसमें 1 का अंतर है, 25 और 24 में 1 का फर्क था। तो हमें डाउट हुआ कि इसमें संख्या आ सकती है, और बिल्कुल इसमें संख्या आ गई है। गुणा करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसी के गुणनखंड है, तो 25 गुणित 24 का गुणा करने से 600 ही आएगा। ठीक है, तो आप ये लॉजिक जरूर लगाएंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे टोटल 4 पद हैं, 2 पद ये हैं और 2 पद यहाँ पे ये हैं। इन दोनों से कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से 2 यहाँ है, तो 2 की टेबल में 25 नहीं आता, क्योंकि 25 एक विषम संख्या है। तो फिर यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो केवल x कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा इन दोनों के पास, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे x के ऊपर 2 की घात थी, एक x कॉमन निकल भी गया तो 1x बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ 1x कॉमन निकलेगा तो 25 बचेगा। फिर यहाँ देखो क्या होगा माइनस, और 24 कॉमन हम निकाल सकते हैं, 24 कॉमन हम, लेकिन 24 की दुनिया में 300 नहीं आता। लेकिन अगर हम यहाँ से देखो, अगर हम 12 कॉमन निकाल दें, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा अगला कोष्टक सेम वैसा होना चाहिए। तो इस कोष्टक में हमें पता चल रहा है कि 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन निकलेगा कि भाग करने से 2 आएगा। तो 12 दूनी 24 होता है, तो 12 कॉमन निकलेगा, जब भी तो 12 दूनी 24 होगा, तो 2x आएगा। और माइनस कॉमन निकला है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये 25 ही लिख देना है, क्योंकि 12 का 300 में भाग करोगे 25 बार ही जाएगा। तो कभी कभार हमें ऐसा लॉजिक लगाना होता है, फिर से समझ लो कि इन दोनों से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉमन निकलेगा। तो फिर क्या दिमाग लगाना है कि ये कोष्टक में देखो शुरू में क्या आया है 2, तो हमें अच्छे से पता है कि अगला कोष्टक भी हमारा वही आने वाला है। तो 2 कब आ सकता है यहाँ पे, जब कुछ ऐसा कॉमन निकले जो 2 बार में कटता हो। तो 12 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, तो 2x हो जाएगा आपका बिल्कुल। और माइनस कॉमन है तो अंदर का, इसलिए तो प्लस हो गया, तो प्लस। और अगला जो कोष्टक है वो सेम ही रहता है, तो हमने कहा कि चलो फिर यही लिख देते हैं, सेम होगा। और हमने चेक भी कर लिया, 25 गुणित 12 300 होता है, तो ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्टिंग रोल में हमारे पास कोष्टक होता है। तो यही तो इस विधि का एक फायदा होता है कि पहली बार का कॉमन बन गया तो दूसरी बार का बिल्कुल आसान होता है। हम लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 का भाग दे दिया 24 में, 12 बार गया, तो मतलब 12 कॉमन आएगा तभी तो 2 आएगा। अब ये 2 कोष्टक 2 जगह लिखिए, तो एक जगह लिख लो 2x प्लस 25, और बाकी जो बचा है x माइनस 12 उसको लिख लो, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 25 बराबर 0।
बीच में लिखेंगे या, और दूसरे कोष्टक के बराबर में भी 0 कर देंगे। अब ये जो 25 है इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 25। यहाँ पे देखो माइनस का 12 इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये दो गुणा वाली संख्या बटे में ले आओ तो x बराबर हो जाएगा -25/2, और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण के मूल हमें प्राप्त होगा, एक है -25/2 जिसे 12.5 यानी 12.5 भी कह सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिख ही देते हैं -12.5, और दूसरा हो जाएगा x बराबर 12। तो या तो किताब में ये उत्तर होगा या तो ये होगा, दोनों ही सही है। तो लिखेंगे x बराबर -12 जो है वो मान्य नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक क्यों नहीं मान्य, क्योंकि चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखो आप, चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यही तो हमें लिखना है कि यहाँ x बराबर -12.5 मान्य नहीं होगा, नहीं है। क्यों नहीं है भाई मान्य? क्योंकि चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि चौड़ाई का मान ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है। क्लियर है ना बेटा, समझ जाओगे कि नहीं? आगे देखो, अब चौड़ाई का मान ऋणात्मक नहीं होता तो फिर क्या करोगे, आगे लिखोगे तब x बराबर 12 मान्य है। तो प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई कितनी होगी, जो कि x मानी थी 12 मीटर, और लंबाई कितनी मानी थी, लंबाई जो मानी थी 2x + 1 मानी थी, देख सकते हैं आप। तो 2 × 12 + 1, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25 मीटर जो है वो आपकी लंबाई हो जाएगी। तो प्रार्थना कक्ष की जो विमाएँ होंगी वो 12 मीटर और 25 मीटर होंगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। आइए आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर अच्छे से बनाते जाना है, नोट्स बहुत काम में आएंगे आपके, ठीक है, इसलिए बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।